नमस्कार साथियों, आप सभी का द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, प्रतिदिन की तरह ही जो एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, वही क्लास कंटिन्यू करेंगे। और क्लास की शुरुआत आपको पता ही है, मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल जुड़े हुए सभी साथियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, एग्रोनॉमी और सोइल साइंस की जो हम क्लास पढ़ते हैं, उसमें पहले हम बात करते हैं थोड़ी बहुत सोइल साइंस की। देखिएगा, सोइल साइंस में अब आपके कुछ ही टॉपिक बच गए हैं। तो जो मृदा विज्ञान हम पढ़ रहे थे, जी सर, जो मृदा विज्ञान हम पढ़ रहे थे, सोइल साइंस जो हम पढ़ रहे थे, है ना, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आगे, देखिएगा हमने काफी कुछ इसमें पढ़ लिया है। और आज हम जो चीज पढ़ेंगे उसका नाम है भाई मृदा की जो अम्लीयता है। हम सोइल एसिडिटी की बात कर रहे थे, मृदा अम्लीयता की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा मृदा अम्लीयता के क्या कुछ कारण हो सकते हैं और मृदा अम्लीयता कितने प्रकार की है, ये भी हमने बात की। और विभिन्न उर्वरकों में जो तुल्यांकी अम्लीयता होती है, उनकी भी हमने बात की। तत्पश्चात हमने इसके जो बेसिक पॉइंट थे उनकी बात की। अब हम पढ़ेंगे कि मृदा अम्लीयता का पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे भैया कि मृदा अम्लीयता का पौधों पर क्या प्रभाव। माइनर पॉइंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लिखेंगे कि मृदा अम्लीयता का पौधों में प्रभाव। क्या सर? मृदा अम्लीयता का पौधों पर प्रभाव, पौधों पर प्रभाव, है ना। देखिएगा क्या क्या प्रभाव पड़ता है मृदा अम्लीयता का। तो देखिएगा कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। पहला तो क्या सर, क्या हो जाता है, जो मृदा है, हाँ सर, जो सोइल है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है सर। अब अगर आपको पूछे भैया बताओ निम्न में से कौन सा कारक है, निम्न में से कौन सा कारक फैक्टर या कौन सा कारण रीजन है जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की जो है क्रियाशीलता कम हो जाती है, गतिशीलता कम हो जाती है। ध्यान रखना, क्रियाशीलता की जगह गतिशीलता भी आ सकता है। तो आप क्या कहोगे कि वो है सर मृदा अम्लीयता। क्या? मृदा अम्लीयता एक कारक आप कह सकते हैं जिसके कारण जो है मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला सर के अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की मृदाओं में क्या हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है मृदाओं में। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको मानता हूं, स्टार लगा के लिख देना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, निश्चित रूप से आएगा। देखिएगा, मृदाओं में कैल्शियम किसकी कमी हो जाती है सर? कैल्शियम एवं, हाँ सर, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम किसकी? मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि भैया बताओ किसके कारण मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो सर जो Ca+2 है, हाँ सर, जो Ca+2 है और Mg+2 है, ये दोनों तो किस में कम होते हैं सर? एसिडिटी में कम होते हैं, अम्लीयता में कम होते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मृदाओं में जब भी बात आएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कमी की, तो आप सीधा सा मृदा अम्लीयता को याद करोगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, जी सर, बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या, जो अम्लीय मृदा है, हाँ सर, यहां तक हमने जान लिया भाई, जो अम्लीय मृदा है उनके बारे में विभिन्न चीजें जानी। लेकिन अम्लीय मृदा जो है, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे है? वो मृदा अम्लीय हो चुकी है किसी न किसी कारण से, है ना, किसी न किसी कारण से मृदा अम्लीय हो चुकी है। अब उनका प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, उनको उसका हम निराकरण कैसे करें, समाधान कैसे करें। तो देखिएगा, अगली हेडिंग आप लिखेंगे कि अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल्स, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। बोलो ना, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन। तो देखिएगा, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन, ठीक है। अगर हम बात करें अम्लीय मृदाओं के प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, टू मैनेज की, ठीक है,
तो देखिएगा, पहला तो आप समुचित जल निकास का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? समुचित जल निकास। क्या करना है आपको? जल का निकास अच्छे से करना है। समुचित मतलब उचित तरीके से जल निकास करना क्या कहलाता है? समुचित जल निकास कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, उचित तरीके से जल का निकास करना क्या कहलाता है? समुचित जल निकास कहलाता है। समुचित जल निकास कैसे कर सकते हैं सर आप उसका प्रबंधन? समुचित उचित तरीके से जल का निकास करके। और सर कैसे कर सकते हैं? क्षारीय उर्वरकों के प्रयोग से। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। कौन से उर्वरकों का प्रयोग? क्षारीय उर्वरकों का, है ना, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, ठीक है, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, ठीक है, अम्लीय मृदाओं का प्रबंधन किया जाता है। तो ये दो पॉइंट आप थोड़े से क्या रखोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट, अब अगर हमने लिखी है भाई उर्वरक, भाई एक टेबल बनाई थी लास्ट क्लास में, उर्वरक और तुल्यांक की अम्लीयता बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हाँ सर बनाई थी। तो अब अगर हमें अम्लीयता, तुल्यांक की अम्लीयता पूछी जाती है, तो तुल्यांक की क्षारीयता भी तो पूछी जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली, निश्चित रूप से पूछी जाती है। तो अब हम अगला जो पॉइंट लिखेंगे वो है क्षारीयता तुल्यांक। क्या लिखेंगे? क्षारीयता तुल्यांक। तो देखिएगा, यहां तो आप लिखेंगे उर्वरक का नाम। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ फर्टिलाइजर। बोलो ना, नेम ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहां तो आप लिखोगे उर्वरक, फर्टिलाइजर, और यहां आप लिखेंगे क्षारीयता तुल्यांक। क्या लिखेंगे? तुल्यांक की क्षारीयता या क्षारीयता तुल्यांक। तो लिखेंगे यहां आप तुल्यांक की क्षारीयता। क्या सर? तुल्यांक की क्षारीयता, ठीक है, तुल्यांक की क्षारीयता। जस्ट लास्ट क्लास में कमेंट आया था किसी साथी का कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या योग्यता रहती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो 60 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लिया आपका, 7-8 मिनट टाइम नहीं लिया है, 60 सेकंड का एक शॉर्ट्स बना के उसमें जानकारी दे दी है कंप्लीट, ठीक है। और ज्यादा जानकारी चाहिए मैं एक बड़े वीडियो में भी बता दूंगा, ठीक है। तो उर्वरक और तुल्यांक की क्षारीयता, इस प्रकार से आप एक टेबल बनाइए। और सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की। किसकी? सोडियम नाइट्रेट की, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, है ना, NaNO3 माइनस भी कह सकते हैं ना, NaNO3। तो इसकी कितनी होती है वो आपको पूछी जाए तो आप क्या कहना? सर इसकी होती है 29। कितनी होती है? 29। यस, 29। बोलो ना, 29, 29, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, CaN, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3, CaNO3 होगा इसका, है ना, CaNO3, CN तो फिर वो अलग हो जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाता है, CaNO3 माइनस भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी कितनी होती है? तो इसकी आप कहोगे 21। कितनी होती है सर? 21। बोलो ना, 21, ठीक है। इसके बाद सर अगली कौन सी? कैल्शियम, कैल्शियम साइमोनाइड। कौन सी? कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। तो लिखेंगे आप कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड, ठीक है। तो इसकी कितनी होती है वो भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 63, 63। कितनी? 63, ठीक है। और सर और तो बढ़िया, लेकिन अगला है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा? डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की दुगुनी मात्रा रख के जिसमें फास्फोरस का भी रोल हो, फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट की जो तुल्यांक की क्षारीयता होती है वो होती है 25। कितनी होती है? 25, 25, है ना, 25। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान। अब ये तो हमने सारणी एक लिखी है, इंपोर्टेंट सारणी। वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है सर? वेरी इंपॉर्टेंट है अम्लीयता तुल्यांक वाली, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं कम नहीं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी है? अम्लीयता तुल्यांक वाली, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अलावा 3 पॉइंट और है जो विशेष रूप से पूछे जाते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देखिएगा,
अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो आप देखिएगा अगला पॉइंट की अम्लीयता सहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। ऐसी फसलें जो अम्लीयता सहन करती हैं। अम्लीयता अम्लीयता सहने वाली फसलें, सहने वाली फसलें, ठीक है। तो अम्लीयता सहने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? राई, धान, आलू, चाय और घासें। राई, धान, आलू, है ना, और सर, और तो चाय और घासें, चाय और घासें। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है निम्न में से अम्लीयता सहनशील फसल है इत्यादि, है ना, इत्यादि, ठीक है। राई, धान, आलू, चाय, घासें, है ना, ये सब कैसी फसलें है सर? अम्लीयता सहने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फसलें हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखाने की कोशिश करता हूँ, फालतू रामायण कम लिखाता हूँ, ठीक है, न के बराबर। और अम्लीयता संवेदनशील, ये तो है अम्लीयता सहने वाली। और अगला पॉइंट जो जहां से आप कंफ्यूज होते हैं, अम्लीयता संवेदनशील। क्या? अम्लीयता संवेदनशील, अम्लीयता संवेदनशील, संवेदनशील फसलें। अम्लीयता संवेदनशील फसलें कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे फूल गोभी, चुकंदर, रिचका और फूल गोभी, फूल गोभी, चुकंदर और रिचका, और रिचका संवेदनशील मतलब प्रतिरोधी नहीं है, है ना, रिचका। ये तीन ऐसी फसलें हैं जो आपको नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। अम्लीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में कौन कौन सी फसलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? फूल गोभी, चुकंदर और रिचका। कौन सा? फूल गोभी, चुकंदर और रिचका, ठीक है। FRC, है ना, FRC, ये आपकी एक ट्रिक हो जाएगी। FRC, है ना, FRC नहीं लगाए, आप एक ट्रिक लिखोगे, FRC नहीं लगाए। कहाँ नहीं लगानी है आप कहोगे, है ना, अभी आप रटोगे तो फिर नींद में भी जगोगे, है ना, नींद में भी फिर कहोगे FRC नहीं लगाई। दोस्त कहेगा भाई क्यों नहीं लगानी है, FRC मतलब क्या? तो आप कहोगे फूल गोभी, रिचका और चुकंदर। F से फूल गोभी, R से रिचका, C से चुकंदर नहीं लगाए। कहाँ नहीं लगानी? अम्लीय मृदाओं में। अम्लीय मृदाओं में ये लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, है ना। इस बात का थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये अम्लीयता संवेदनशील फसलें हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करना चाहिए सर? किसका प्रयोग करना चाहिए अम्लीय मृदाओं में? अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु। आप कहोगे अम्लीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु, अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु, सुधार हेतु किसका प्रयोग करना चाहिए? तो आप कहोगे चूने का प्रयोग। किसका प्रयोग? चूने का प्रयोग, चूने का प्रयोग करना चाहिए, चूने का प्रयोग करें, ठीक है। इस बात का थोड़ा क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको चुने वाला बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, है ना, तो अगला पॉइंट क्या है सर? कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य उदासीन क्षमता आपको विभिन्न तत्वों में पूछी जाती है। तो आप लिखेंगे, देखिए विभिन्न प्रकार के चूना पदार्थ हैं, और उन चूने पदार्थ में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो समतुल्य उदासीन क्षमता वाली क्षमता है, वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, एक टेबल लिखाऊंगा मैं छोटी सी, जहां से प्रश्न कई बार आ जाता है, ठीक है, माइनर रूप से। देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे क्रम संख्या, SR नंबर, सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? चूना पदार्थ, चूने पदार्थ का नाम, चूना
पदार्थ, कौन से चूने पदार्थ की बात करेंगे? ठीक है भाई, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना अम्लीय मृदाओं का सुधार चूने द्वारा किया जाता है। तो कुछ ऐसे चूने पदार्थ हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कम मात्रा में है। तो अब किसी भी चूने वाले पदार्थ में कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता या कमी होना किस पर प्रभाव डालेगा सर? सीधी बात है, किस पर प्रभाव डालेगा? चूने पर। और यदि चूने पर प्रभाव डालेगा तो हम उस चूने को यदि फसल में प्रयोग करेंगे तो फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको यह भी पता होना चाहिए कि जो चूने वाले पदार्थ हैं, इन विभिन्न चूने वाले पदार्थों में कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य उदासीन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है ना, के समतुल्य उदासीन क्षमता, समतुल्य उदासीन क्षमता, क्योंकि ये भी पूछ ली जाती है और कहीं ना कहीं प्रश्न बनना भी चाहिए। ठीक है, उदासीन क्षमता, उदासीन क्षमता। ठीक है, अब देखिएगा पहले नंबर पे जो आता है, पहले नंबर पे उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, चूना पत्थर। तो पहला आप ये लिखेंगे CaCO3 यानी कि चूना पत्थर, चूना पत्थर। चूना पत्थर में अगर मैं बात करूं तो कितनी पाई जाती है? 100, 100 है ना, पूरी 100, सेंचुरी कंप्लीट 100 है ना। चूना पत्थर में 100 कैल्शियम कार्बोनेट शतक मार के आ गया। ठीक है, और सर डोलोमाइट की बात करो, डोलोमाइट पहले तो इसका सूत्र लिखो, डोलोमाइट है ना। तो सर डोलोमाइट का सूत्र होगा CaMgCO2 का होल स्क्वायर। Ca क्या सर? CaMgCO3, MgCO3 है ना। इसको क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं इसको। अब इस डोलोमाइट की CaCO3 के समतुल्य उदासीन क्षमता कितनी है वो भी पूछ ली जाती है। तो आप कहोगे कितनी है सर? 109 है। कितनी है? 109 है। ठीक है, एक है बुझा हुआ चूना CaOH2, बुझा हुआ चूना CaOH2, तो इसकी कितनी है सर? इसकी है सर 136। कितनी है? 136। इसके बाद सर आता है CaO, बिना बुझा चूना। इसको क्या कहते हैं सर? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको? Ca। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है निम्न में से बुझा हुआ चूना है या निम्न में से बुझे हुए चूने का या बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। ये रासायनिक सूत्र लिखा रहा हूं, कोष्टक में लिखा रहा हूं। ये क्या है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आता है, ठीक है, वो है बिना बुझा चूना CaO, CaO, CaO बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, तो बिना बुझे चूने में 179। कितना सर? 179। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं इन चारों में तो वो ये है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर। ठीक है, इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात करो सर। चलिए बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं सर? अगले पॉइंट की तो बात करेंगे। हाँ सर, पॉइंट में तो पूरी लाइनें लिखा रहे हो, लाइनें ही आती हैं। पॉइंट तो नाम का है, नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। देखिएगा साथियों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है इसमें, अगला पॉइंट हमारा आता है साथियों की लवणीय और क्षारीय मृदाएं। लवणीय और क्षारीय, सर हमने अम्लीय मृदाओं की बात की, सर हमने क्षारीय मृदाओं की बात की। ठीक है, अब अम्लीय मृदाओं में हमने देखिएगा, अम्लीय मृदाओं में विभिन्न जो उर्वरक हैं उनकी अम्लीयता तुल्यांक की बात की। क्षारीय मृदाओं में हमने क्षारीयता तुल्यांक की बात की। इसके अलावा जो उनके प्रबंधन की बात की, कारकों की बात की, फैक्टर्स की बात की। तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों की बात की है तो संयुक्त रूप से लवणीय और क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन भी पूछा जाता है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन। लवणीय एवं
क्षारीय मृदाएं एवं उनका प्रबंधन। लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं एवं उनका क्या देखना है सर? प्रबंधन। प्रबंधन, ठीक है। तो अगर हम बात करें लवणीय और क्षारीय मृदा तथा उनके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, ठीक है, तो देखिएगा इसमें देखिएगा आप, और यहां से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बढ़ते ही हैं। तो आप देखिएगा भारत में लवणीय व क्षारीय भूमि, देखिएगा जब हमने बात की थी अम्लीय मृदाओं की, तो अम्लीय मृदाओं में जब हमने क्षेत्रफल लिखा था, ठीक है, अम्लीय मृदाओं में जब हमने लिखा था भाई टोटल क्षेत्रफल 143 मिलियन हेक्टेयर और उसमें से 49 मिलियन हेक्टेयर, भाई भारत में टोटल 143 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहां पे क्या होती है? कृषि होती है। क्या होती है? कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है। इस 143 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 49 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा था जहां पे अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। अब जब अम्लीय मृदाओं का हमने लिखा था तो आपके दिमाग में आना चाहिए था सर क्षारीय मृदाओं का भी तो पूछा जाता होगा। बिल्कुल पूछा जाता है, तो उनका भी लिखते हैं, ठीक है। ये रिवीजन हो गया। अब देखते हैं क्षारीय और लवणीय मृदाओं में कितना क्षेत्रफल है। तो आप देखिएगा भारत में लवणीय और क्षारीय भूमि कितनी है? 10.8 मिलियन हेक्टेयर। 10.8 मिलियन हेक्टेयर भारत में क्या है? लवणीय और क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे वो इंपॉर्टेंट था ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल, लवणीय एवं क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल, क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। और सर अम्लीय मृदाओं में कितना था? 49 था रे पगले, कितना था? 49, ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान में पहले तो भारत में बात करो सर, भारत में सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय भूमि कहां पाई जाती है? तो वो गुजरात में। इस भारत में सर्वाधिक लवणीय एवं क्षारीय, चलिए मैं नीचे लिख लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, है ना। भारत में अगर मैं बात करूं, भारत और राजस्थान दोनों की बात करेंगे, ये तो है अपना भारत और ये है अपना राजस्थान। इन दोनों में पूछा जाता है कि भैया बताओ सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय भूमि वाला क्षेत्रफल कहां है? राजस्थान के सेंस में भी और भारत के सेंस में भी, ठीक है। तो आप देखिएगा राजस्थान में तो पाली और नागौर है ना, और भारत में गुजरात। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लवणीय और क्षारीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आपको बार बार पूछा जाता है। ये राजस्थान वाला वेरी भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं क्योंकि बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है, भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट। और भारत वाला भी कहीं ना कहीं आप इंपोर्टेंट लिख सकते हैं, तो ये दोनों आप अलग से नोट लगा के लिखेंगे, ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक लवणीय भूमि का क्षेत्रफल कहां पे है, ठीक है। तो भारत में गुजरात में है, राजस्थान में पाली और नागौर में है। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा बिल्कुल, है ना, राजस्थान में कितनी है सर लवणीय और क्षारीय भूमि? ये भी तो पूछा जाता है। राजस्थान में लवणीय और क्षारीय भूमि कितनी है? तो वो है 10.6 लाख हेक्टेयर। 10.6 लाख हेक्टेयर राजस्थान में लवणीय और क्षारीय भूमि कितनी है? राजस्थान में लवणीय और क्षारीय भूमि कितनी है? तो आप कहोगे राजस्थान में, अपने प्यारे राजस्थान में, है ना, सोनेरी धरती जटे रंग रंगीलो आसमान, है ना, रंगीलो रस भरियो तुम्हारो प्यारो राजस्थान, ठीक है। तो इस प्यारे राजस्थान में 10.6 लाख हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है? लवणीय और क्षारीय भूमि। इस बात का थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसी पॉइंट के साथ आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास प्रतिदिन की तरह ही शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, और फिर बता रहा हूं एकमात्र ऐसा चैनल है जो कंप्लीट कोर्सेज फ्री करवा रहे हैं। जब हम आपके लिए बिना किसी लोभ लालच के इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते? कमेंट में बता नहीं सकते कैसी लग रही है क्लास? आपके सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं, कमेंट में बताइए। और ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता में नीड है ऐसे फ्री कोर्स के, उन तक पहुंचाइएगा। हम भी चाहते तो अपना कोर्स 8,000 10,000 जैसी महंगी प्राइस में ऐप पर लॉन्च कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए, जुड़े रहिए टीडीपी द ड्रीम पॉइंट के साथ। कीजिए अपने सपनों को साकार।
धन्यवाद।